हेलो दोस्तों। इसके पहले मैंने आपको घटना चक्र के क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी थी। घटना चक्र से पहले वो देख लीजिए। तो एक पहले मैंने विधि शास्त्र आप लोगों को पूरा घटना चक्र से पढ़ा दिया था। विधि शास्त्र हो गया। नंबर 2 क्या पढ़ाया था? इंटरनेशनल लॉ पढ़ा दिया था, अंतर्राष्ट्रीय विधि। नंबर 3 टीपीए पढ़ा दिया था। ये 3 पूरे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज चौथा क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करूँगा। ठीक है, इतनी चीज़ें शुरू करूँगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल एट प्रखर PRAKHAR 2302 को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। जिससे क्या हो, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो इससे क्या होगा, मुझे और मेहनत करने में अच्छा लगेगा। तो आगे मैं और पूरे घटना चक्र की सीरीज़ बना के डाल दूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम अपना घटना चक्र का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अध्याय 1 में 1 से 9 तक पढ़ना। जो घटना चक्र का अध्याय 1 है 1 से 9 तक पढ़ना है। 1872 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसका विस्तार कहाँ है? अब ये जम्मू कश्मीर नहीं, अब मार देना पूरे भारत में। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में लागू हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविदा अधिनियम में है संविदा विधि की पूर्ण संहिता, मात्र संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत, संविदा विधि के सामान्य और 3 विनिर्दिष्ट संविदाएं हैं। संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविदाएं हैं। तो क्या है इसमें, क्या है, संविदा विधि 2 भागों में बटा हुआ है। ये पहले समझ लो क्या क्या सामान्य सिद्धांत भी है और कुछ विशिष्ट संविधाएं हैं, जिनके अंतर्गत क्षतिपूर्ति की संविदा पढ़ते हो, प्रत्याभूत की संविदा पढ़ते हो, उपनिधान पढ़ते हो, गिरवी पढ़ते हो, अभिकरण पढ़ते हो और अभिकरण की संविदा पढ़ते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविदा अधिनियम में क्या, सामान्य सिद्धांत और विनिर्दिष्ट संविधाएं दोनों है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या है? संविदा विधि का प्रभाव क्या होता है? ये खूब इंपॉर्टेंट, खूब पूछता है ये क्वेश्चन। संविदा विधि का प्रभाव क्या होता है? भूतलक्षी नहीं, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूतलक्षी नहीं होता है संविदा विधि भूतलक्षी, क्योंकि यह मौलिक विधि और मौलिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होती। ये कैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक मौलिक विधि है और मौलिक विधि हमेशा क्या होता है, वो लागू मौलिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता। अब आ जाओ, प्रस्ताव की परिभाषा संविदा की किस धारा में, प्रपोजल को किस धारा में किया है? 2A में। प्रपोजल 2A में, प्रस्ताव को 2A में। जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस व्यक्ति की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब प्रस्थापना करता है या कहा जाता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? का ने खा को उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक लूना मोपेड कितने 5,000 रुपये में विक्रय करने के लिए पत्र लिखा और पत्र में कहा कि वह लूना को विक्रय करने का इच्छुक है। उस कार्य के लिए यह कहा जाता है कि का ने क्या प्रस्ताव किया, संविदा किया, वचन किया, स्वीकृति दिया। तो क्या किया? प्रस्ताव किया। क्यों प्रस्ताव किया? देखो पढ़ लो। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी कार्य को करने, तो कार्य को क्या 5,000 रुपये में लूना मोटर लेने करने को प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा इस आशय से संसूचित मतलब उसको देता सुना कहता है कि तुम ये लूना कितना है 5,000 रुपये में ले लो, दूसरे पक्षकार उसकी अपनी सहमति दे देता है, तो वह क्या हो जाता है? प्रस्ताव हो जाता है। अतः उक्त कार्य के लिए यह कहा जा सकता है कि का ने प्रस्ताव किया, का ने खा को उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से लूना मोपेड 5,000 रुपये विक्रय करने के लिए पत्र लिखा और वह लूना को विक्रय करने का इच्छुक है। उक्त कार्य के लिए क्या कहा जाएगा? ये एक प्रस्ताव है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम की धाराओं में से
कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है? किससे संबंधित है? स्वीकृति से संबंधित है। 2A तो ये पहले प्रपोजल बता दिया गया। 2B प्रपोजल होगा तो प्रपोजल दबोगे तो B में एक्सेप्टेंस हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लोगे। 2D में क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा। और 211 में क्या 11 में क्या है? कौन व्यक्ति सक्षम है संविदा करने के लिए? तो इसमें क्या पूछा? एक्सेप्टेंस, प्रतिग्रहण, तो स्वीकृति पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। स्वीकृति से संबंधित पूछा है तो 2B हो जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि एक स्वीकृति की प्रस्थापना। क्या है एक स्वीकृति की प्रस्थापना? किसकी? स्वीकृति की प्रस्थापना क्या है? एक संविदा है। स्वीकृति की क्या होता है? प्रस्थापना। एक संविदा कल्प है, एक वचन है, एक करार है। तो जब स्वीकृति प्रस्थापना हो जाती है, स्वीकृति प्रस्थापित हो जाती है, तो क्या होता है? एक वचन हो जाता है। क्या बन जाता है? संविदा अभी नहीं बनेगा, अभी संविदा कल्प भी नहीं होगा, करार भी नहीं होगा, अभी वचन बनेगा ये। जब वह व्यक्ति जिसने प्रस्थापना की है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता, तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाएगी। प्रस्तावना प्रग्रहित हो जाने पर क्या बन जाता है? वचन। 2B में ही बताया है। वचन को, प्रॉमिस को भी, प्रपोजल को भी, एक्सेप्टेंस को भी और प्रॉमिस को, दोनों को 2B में बताया गया है। ये याद कर लेना। अब आप नेक्स्ट आ जाओ। 2B के अनुसार क्या है? दो या अधिक पक्षों के बीच एक समझौता, कुछ करने के लिए एक वचन, एक प्रस्ताव की स्वीकृति, एक कानून द्वारा परिवर्तनीय एक समझौता। तो क्या होता? कुछ करने के लिए एक वचन। बी में क्या है? वचन। तो प्रस्तावना प्रगृहित हो जाने पर, प्रतिग्रहित मतलब एक्सेप्ट हो जाने पे क्या वचन हो जाती है। ये 50 बार नहीं बताएंगे, हो गया 50 बार क्वेश्चन पूछता है। फिर आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? मौखिक स्वीकृति ही वैध स्वीकृति है। स्वीकृति लिखित होनी चाहिए, स्वीकृति संसूचित होनी चाहिए, स्वीकृति विहित रीति में होनी चाहिए। मौखिक स्वीकृति ही इसमें से कौन सही? क्या पूछ रहा? कौन सही पूछ रहा? कौन सही नहीं है? तो इसमें कौन सही नहीं है? मौखिक स्वीकृति ही वैध स्वीकृति है, ये सही नहीं है। इसमें क्या पढ़ोगे? इसमें पढ़ोगे, देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो सही रहता। देखो क्या कहता है? कहता है कि 2B के अनुसार प्रस्तावना की स्वीकृति मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या किसी अन्य कार्य द्वारा हो सकती है। तो मौखिक, लिखित या किसी अन्य कार्य द्वारा स्वीकृति हो सकती है। प्रस्ताव की स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए, चाहे स्वीकृतकर्ता द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा। यदि प्रस्तावना में प्रतिग्रहण हो जाता है, अगर कोई प्रपोजल लगता है उसका क्या हो जाता है? एक्सेप्ट की कम्युनिकेशन का कोई ढंग बताया गया, तो वह संसूचना या कम्युनिकेशन उसी ढंग द्वारा होनी चाहिए जो विहित रीति में बताई गई है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति हेतु प्राप्त नहीं होगा। बोलना, लिखना या कोई अन्य रूप से बाहरी प्रकटन के लिए कुछ होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया किस वाद में? फैजल इलाही बनाम स्टेट इन इंडिया रेलवे कंपनी, ए गजमना बनाम AP मुत्था स्वामी के वाद में, डगले वर्सेस लोअरिंग के वाद में, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवान दास बनाम गिरधारी लाल कंपनी। इसमें क्या है? पढ़ लो। 2B में दी गई है। स्वीकृति के लिए संसूचना आवश्यक तत्व है। उच्चतम न्यायालय ने भगवान दास बनाम गिरधारी लाल में स्वीकृति की प्रकृति को स्पष्ट, ये याद कर लो, केस खूब पूछता है भगवान दास बनाम गिरधारी लाल। भगवान दास में क्या बताया गया है कि स्वीकृति की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति का आधार, केवल मन में ही सोच लेना स्वीकृति का आधार नहीं होता है। क्या होता है? प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु कुछ बोलना होना है, कुछ लिखना होना है या अन्य प्रकटन होना है जो विधि के अनुसार अपेक्षित हो। केवल मन में संकल्प को स्वीकार कर लेना ही स्वीकृति नहीं है, उसके लिए आपको कुछ मुख से बोलना, लिखना या कोई अन्य प्रावधान अगर विधि में दिया गया है
तो ओ भी होगा, तभी स्वीकृति मानी जाएगी। ये किस केस में कहा गया? भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के वाद में कहा गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है? तो स्वीकृति से संबंधित कौन सी धारा है? 2A345, 2A457, 3456, 4567। तो 2B, बी मिल गया यहाँ पे। बी को जानते, प्रपोजल 457 में भी दिया है। 7 में प्रतिग्रहण से ही संबंधित चीजें दी गई हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 1872 में निर्वचन खंड निम्न में उपबंधित है। निम्न में उपबंधित है मतलब किसमें निर्वचन खंड उपबंधित है? कौन सी धारा में परिभाषा खंड कहा जाता है? कौन सी धारा को? धारा 2 में। धारा 2 में निर्वचन खंड है, जबकि धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार है। धारा 3 में प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण के बारे में प्रावधान दिया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक वचन करार है, प्रत्येक करार संविदा है, प्रत्येक प्रस्ताव वचन है, प्रत्येक स्वीकृति वचन है। तो कौन सा सत्य है? प्रत्येक वचन जो होता है वो करार है। प्रत्येक वचन जो होता है वो क्या हो जाता है? करार बन जाता है। ये याद कर लेना, प्रत्येक वचन क्या हो जाता है? करार हो जाता है। इसको पढ़ लिया जाए। ये कहाँ दिया? 2 अंगा में के अनुसार दिया है कि हर एक वचनों का हर संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। प्रत्येक वचन करार है। ये कहाँ? 2 अंगा में दिया गया है। हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता क्या है? करार है। करार की परिभाषा क्या है? हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग। ऐसे मतलब जो कई वचनों से मिलके या कोई एक वचन या कई वचनों से मिलके एक संवर्ग बनते हैं, एक दूसरे के लिए क्या हो? प्रतिफल हो, तो वो क्या कहता है? करार कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ। वचनों में तत्वों की संख्या कितनी है? वचनों में तत्वों की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। अब 2 खा के अनुसार प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर जब कोई प्रपोजल रखा वो एक्सेप्ट हो जाता तो वो क्या? वचन हो जाता। उक्त परिभाषा में स्पष्ट है कि वचन के 2 तत्व, प्रस्तावना और प्रस्तावना का तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। कौन से 2 तत्व हैं? किसके? वचन के। प्रॉमिस के 2 कौन से तत्व हैं? प्रॉमिस के 2 तत्व कौन से? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस के जो वो हैं इसके कौन से? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। ठीक, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस के कौन से 2 तत्व है? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से इसे रटा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाओ। ए बी को एक प्रस्ताव करता है। बी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने पर ए क्या करता है? बी को एक प्रस्ताव करता है। क्या करता है? एक प्रपोजल करता है कि बी द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने पर बी उस प्रपोजल को स्वीकार एक्सेप्ट कर लेता तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वचन बन जाएगा। तो कहाँ वचन दिया? ए का प्रस्ताव क्या हो जाएगा? वचन बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ए। इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति के अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है जिन पर वार्ता के लिए सहमत है तो वह क्या हो जाता है? वार्ता के लिए सहमत है। प्रस्तावना के लिए क्या हो जाता है? आमंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? संविदा का 2 का क्या कहता है? प्रस्तावना की परिभाषा दी गई है। हार्वे बनाम फैंसी, ये केस खूब इंपॉर्टेंट है। हार्वे वर्सेस फैंसी का वाद, ये खूब इंपॉर्टेंट है भैया, इसको पढ़ लेना। फैंसी है, ठीक है, ये खूब इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या है? प्रस्तावना के लिए निमंत्रण के सिद्धांत को प्रीवी काउंसिल ने तो किसको? प्रस्तावना के लिए, ये लिखा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछता है, याद कर लेना। के लिए निमंत्रण किस केस में? हार्वे वर्सेज फैंसी के बाद में निमंत्रण है, ये याद कर लेना, इस वजह से इसे लिख दे रहा हूँ। निमंत्रण है प्रीवी काउंसिल ने जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति को अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है जिन पर वह वार्ता के लिए सहमत होता तो प्रस्तावना के लिए क्या होता है? निमंत्रण होता है।
प्रस्तावना के लिए निमंत्रण होता है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, यह सिद्धांत कि किसी पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए क्या आमंत्रण होती है। यह सिद्धांत कि किसी पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए क्या होती है, आमंत्रण होती है, प्रतिपादित किया गया डडले वर्सेस एटकिंसन के बाद में, हार्वे वर्सेस फैंसी के बाद में, बर्न वर्सेस मैसन के बाद में, प्राइम वर्सेस ईस्टन। तो अभी बताया हार्वे वर्सेस प्रस्तावना के लिए आमंत्रण कहाँ है, प्रस्तावना के लिए आमंत्रण, निमंत्रण या आमंत्रण एक चीज, हार्वे वर्सेस फैंसी 50 बार बताएं, उसको याद कर लेना, खूब पूछता है ये क्वेश्चन। अब आ जाओ, विच इज करेक्ट, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एक्सेप्टेंस प्रॉमिस हो जाता है, प्रपोजल कंसिडरेशन एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट इन्फोर्सबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये सभी सही है, इसको लिख लेना, एक जगह लिख के समझा लें। P प्लस प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। फिर उसके बाद प्रॉमिस, ये जो प्रॉमिस है ये यहाँ चला आएगा, प्रॉमिस का क्या हो जाएगा, प्रतिफल का चाहिए, कॉन्सिडरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट फिर यहाँ आ जाएगा, एग्रीमेंट को क्या कर दोगे, इन्फोर्स कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना को एक्सेप्ट कर लोगे, प्रपोजल बन जाएगा, प्रपोजल के साथ जब कंसिडरेशन जोड़ दोगे तो एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट को जब इन्फोर्स कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई। प्रपोजल मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना को जब एक्सेप्ट कर लोगे तो प्रॉमिस बन जाएगा, प्रस्तावना को जब एक्सेप्ट कर लोगे तो प्रॉमिस बन जाएगा। ऐसे याद करो, प्रस्तावना को एक्सेप्ट करने पर प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस में कंसिडरेशन जोड़ने पर, प्रतिफल जोड़ने पर वो क्या, एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने पर, इन्फोर्स मतलब उसको लागू करने पर क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इतनी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक, एक दूसरे से कोरिलेट है, प्रपोजल करोगे, एक्सेप्टेंस करोगे, प्रॉमिस करोगे, कंसिडरेशन, तो इसको ऐसे याद कर लो। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो मैं इसको एक आसान, क्योंकि ये बेस है, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, इस वजह से इसे रटा दे रहा हूँ। क्या कर रहे हो, इसको क्या कर सकते हो, प्रपोजल लिख लो। कैसे, पहले प्रपोजल, इसका श्रेणी याद कर लो, प्रपोजल, फिर क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लो। फिर क्या होगा, एक्सेप्टेंस के बाद क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। फिर प्रॉमिस क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन जब प्रॉमिस में जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट प्लस क्या हो जाएगा, जब एग्रीमेंट में इन्फोर्समेंट जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको याद हो जाएगी, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रॉमिस, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन्फोर्समेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तो इतनी चीज़ें याद हो जाएंगी आई होप। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किस में संविदा नहीं है, का अपने तोते को एक प्रस्ताव बोलना सिखा देता और उसे खा के पास भेजता है, तोता खा के सामने प्रस्ताव बोल देता है और खा तोते की अपनी अभिस्वीकृति बता देता है। का एक सार्वजनिक वाहन में बैठता है और टिकट लेता है। का एक रेलवे स्टेशन पर तौलने वाली मशीन पर खड़ा होकर उसमें सिक्का डालता है। का एक विज्ञापन देता है जो क्या होता है, जो कोई भी उसे खोए हुए कुत्ते लाएगा वह इनाम पाएगा। खा कुत्ते को उसके पास लाता है। तो इसमें संविदा कौन सी नहीं होगी, तोते वाला नहीं होगा, इसमें तोते वाला नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, तो क्यों नहीं होगा तोते का, चूंकि तोता संप्रेषण का माध्यम नहीं है। सबसे बड़ी, तोता को संप्रेषण का माध्यम, कम्युनिकेशन का माध्यम आप नहीं बना सकते हो। अतः उस स्थिति में जहाँ का अपने तोते को एक प्रस्ताव बोलना सिखा देता है, उसे खा के पास भेजता है, तोता खा के सामने प्रस्ताव बोल देता है, खा तोते को अपनी अभिस्वीकृति बता देता, संविदा नहीं है। साथ ही संविदा पूर्णतया के लिए दो का तथा दो खा तथा धारा 4 में प्रस्थापना तथा प्रतिग्रहण के लिए व्यक्ति की अपेक्षा करता, ना कि किसी पक्षी की।
तो ये हो जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुकान के शोकेस में प्रदर्शित कीमत की स्लिप, ये खूब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब पूछता है। दुकान के शोकेस में प्रदर्शित कीमत की स्लिप में लगा माल कैसा है? प्रस्तावना के लिए आमंत्रण, प्रतिप्रस्ताव, सूचना। तो क्या है प्रस्तावना के लिए? इसको रट लो, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, आमंत्रण है। क्या कहता है? लिस्ट लगी होती है आपके सामने, मेनू आता है जब कहीं रेस्टोरेंट में आप खाने जाते हैं, तो क्या है वो? प्रस्तावना के लिए आमंत्रण। किसी दुकान द्वारा वस्तुओं की मूल सूची प्रदर्शित करना संविदा के अंतर्गत प्रस्थापना नहीं है, बल्कि प्रस्थापना के लिए क्या है? प्रस्थापना नहीं है, वो प्रस्ताव प्रपोजल नहीं दे रहा, वो क्या प्रपोजल के लिए आपको आमंत्रण कर रहा, वो प्रपोजल नहीं दे रहा, प्रपोजल के लिए आपको आमंत्रण कर रहा। प्रपोजल ये याद कर लेना, प्रपोजल का आमंत्रण है, याद कर लेना। मेनू कार्ड क्या है? इनविटेशन ऑफर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना की कोटि में आता है? जनता के को पुरस्कार की घोषणा, संगीत सभा के लिए विज्ञापन, दुकानदार द्वारा माल की कीमत अंकित करके खिड़की में प्रदर्शन करना, विक्रय के बारे में समाचार पत्र में विज्ञापन। तो इसमें क्या कह रहा? निम्न में कौन प्रस्तावना की कोटि में आता है? प्रस्तावना की कोटि में कौन सा आता है? प्रस्तावना मतलब प्रपोजल की कोर्ट में जनता को पुरस्कार की घोषणा। इसमें क्या कहता है? विक्रय के बारे में समाचार पत्र में विज्ञापन की प्रस्तावना का आमंत्रण, जबकि जनता को किसी कार्य के लिए पुरस्कार की घोषणा। सामान्य प्रस्तावना लालमन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त, खूब इंपॉर्टेंट केस है। लालमन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त में क्या किया गया है कि पुरस्कार की घोषणा क्या होती है? सामान्य प्रस्तावना होती है, सामान्य प्रस्तावना। लालमन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त, लालमन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त। कौन सा प्रस्ताव मान्य? एक दुकानदार की सूचना, रेलवे की समय सारणी, वस्तु की एक दुकान में प्रदर्शन जिन पर दामों की चिट लगी। एक ग्राहक एक दुकान से पुस्तक चुनकर दुकानदार के पास जाकर कहता मैं इस पुस्तक को खरीदना चाहता हूँ, दुकानदार हाँ कहता, तो यही हो जाएगा आपका प्रस्ताव, यही सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? माल को दुकान में कीमत की पर्ची लगाकर प्रदर्शित किए जाने, इसको अभी बताया हूँ आपको। क्या हो जाता है? ग्राहक द्वारा प्रस्ताव किया जाए, किसके द्वारा? ग्राहक द्वारा किया जाए। अगर कीमत की पर्ची लगी है तो ग्राहक द्वारा प्रस्ताव किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 50 बार बताऊँ, ये इंपॉर्टेंट, ग्राहक द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ। एक स्वयं सोई दुकान में एक ग्राहक का कुछ वस्तुओं को क्या करता है? चुनता है। क्या करता है? चुनता है, एवं उसको कैशियर के काउंटर पर ले जाके रखता है। आप किसी वहाँ जाते हो दुकान पे, समझे तो क्या लाते हो? कैशियर के काउंटर पर लाके उसे रख देते हो। निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें संविदा पूर्ण होगी? किस संविदा कब पूर्ण होगी? जब का वस्तुओं को छांटता है, जब का वस्तुओं को छांटता है और कैशियर काउंटर पर लाके उसको रखता है, का कैशियर मूल्य स्वीकार करता है। तो जब वो स्वीकार कर लेगा तभी वो हो जाएगा, संविदा पूर्ण होगी। क्या हो जाएगा? स्वीकार कर लेगा। ये भी आ जाओ नेक्स्ट। हार्वे बनाम फैसी का ये प्रथम बार भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में अनुसार किसमें वो किया गया था? तो ये किसमें किया गया? डी आई मैकफर्सन वर्सेज MN अपन्ना के बाद में, MN DI हार्वे बनाम फैंसी को कहाँ? DI मैकफर्सन, DI मैकफर्सन, मैकफर्सन का बाद याद कर लेना, मैकफर्सन हार्वे बनाम फैंसी। मैकफर्सन और हार्वे बनाम फैंसी एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले हार्वे वर्सेस फैंसी आया, फिर उच्चतम न्यायालय ने भारत में मैकफर्सन के बाद में उसका अनुपालन किया। DI मैकफर्सन के बाद में प्रस्थापना के आमंत्रण से सर्वे। हार्वे बनाम फैंसी के बाद में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत का अनुसरण किया। हार्वे बनाम फैंसी के बाद में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि किसी भी वार्तालाप या पूछताछ के दौरान दी गई संसूचना प्रस्थापना के लिए क्या है? निमंत्रण है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? ये विक्रय की संविदा गर्भित शर्त नहीं है। विक्रय की संविदा में कौन सी गर्भित शर्त नहीं है? हक का शर्त, वर्णन की शर्त, किसी भी भार से मुक्त शर्त, नमूने की शर्त। तो नमूने की शर्त, गर्भित शर्त कौन नहीं है? नमूने की शर्त विक्रय की संविदा की अभिव्यक्ति शर्त है, ना कि विवक्षित शर्त। अभिव्यक्त नमूना आपको दिखाना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से प्रस्थापना के आमंत्रण से संबंधित हाइड वर्सेस रेंज, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल, भगवान दास गिरदाली, हार्वे वर्सेस फैंसी। तो प्रस्तावना के लिए आमंत्रण 50 बार, ये केस खूब पूछता है, ये केस इतना पूछता है कि हम क्या इसको रटा दिया हूँ इसी वजह से।
हाइड वर्सेस रेंज का बाद प्रति प्रस्ताव, क्रॉस ऑफर, हाइड वर्सेस रेंज का ये सब पूछता है। हाइड वर्सेस रेंज का बाद प्रति प्रस्ताव, हाइड वर्सेस रेंज प्रति प्रस्ताव, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी सामान्य प्रस्ताव, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी सामान्य प्रस्ताव, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक ये भी खूब इंपॉर्टेंट है सामान्य जनरल ऑफर, जनरल वर्सेस कार्बोलिक जनरल ऑफर, जनरल ऑफर, जनरल ऑफर, भगवान दास वर्सेस गिरधारी प्रतिग्रहण एक्सेप्टेंस से, भगवान दास गिरधारी लाल एक्सेप्टेंस से, हार्वे वर्सेस फैंसी के लिए आमंत्रण भेजता है, आमंत्रण भेजना है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण भेजना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ क्या है, एक सामान्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जो क्या होता है, एक सामान्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जो क्या होता है, जो संविदा विधि की सामान्य शर्तों को रखता है, विधिक संबंधों की रचना करने के लिए आशयित नहीं है, सामान्य जनों को दिया जाता है एवं किसी के विषय द्वारा स्वीकार किया जाता है, संविदात्मक संबंधों की रचना के लिए आशयित नहीं है। तो ये क्या है, ये क्या है, यह एक सामान्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जो सामान्य जनों को दिया जाता है एवं किसी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। संविदा केवल उसी व्यक्ति के साथ होती है जो प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है, जो क्या करता है, प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है। नेक्स्ट आ जाओ, सामान्य जनरल ऑफर पे कौन सा केस है, अभी पढ़ाया हूँ ऊपर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का बाद, इसको पढ़ लो, ये केस खूब इम्पोर्टेंट। सामान्य कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक सामान्य प्रस्ताव पर प्रसिद्ध वाद है। इस वाद में क्या कहा गया, सामान्य प्रस्ताव का तात्पर्य क्या है कि इसके रद्द होने के पूर्व जो भी व्यक्ति इसकी शर्तें पूरी करता उसके प्रति दायित्व उत्पन्न हो जाता है, चाहे ऐसी प्रस्थापना जनता के प्रति की जाती हो। संविदा केवल ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से होती है जो इसकी शर्तें पूरी करता है। प्रस्तावक द्वारा अपेक्षित होने के सिवाय सामान्य प्रस्ताव के स्वीकृत किए जाने की संसूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सामान्य प्रस्ताव के मामले में स्वीकृति की संसूचना देना आवश्यक नहीं होता यदि प्रस्तावक ने अपेक्षा न की हो। तो ऐसा निर्णय निम्न में से किस मामले में दिया गया है, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक। नेक्स्ट आ जाओ, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक क्या है, प्रस्तावना स्वीकृत प्रतिफल एवं बाजी करार सबसे संबंधित है, किससे, तीनों से संबंधित है, ये याद कर लेना, इसको पढ़ लो। प्रस्तावना दो प्रकार की, सामान्य और विशेष। सामान्य प्रस्तावना किसी विशेष व्यक्ति के लिए न होकर जनसाधारण तथा संपूर्ण विश्व के लिए होती। कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रस्तावना की शर्तों का पालन करके संविदा का सृजन कर सकता। कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का वाद जनसाधारण के लिए प्रस्तावना से संबंधित, जिसमें न्यायालय ने अब निर्धारित किया समाचार पत्र में दिया गया विज्ञापन जनसाधारण के लिए प्रस्तावना था, अतः कार्लिल पुरस्कार की राशि प्राप्त करने का हकदार है। इसके बाद में न्यायमूर्ति कौन थे, हाकिन्स थे, ये भी खूब पूछता है, न्यायमूर्ति हाकिन्स थे, खूब पूछता है। बाजी करार को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां कोई पक्ष जीत सकता है किंतु कुछ खो सकता है किंतु कुछ जीत नहीं सकता, वहां बाजी करार या संविदा के बाद उत्पन्न नहीं हो सकती। बाजी करार के लिए किसी भी पक्ष को जीतने या हारने का अवसर की संभावना होना आवश्यक है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 35। एक खोए हुए कुत्ते को किसी द्वारा खोजे जाने पर उस व्यक्ति को 1000 रुपये का प्रस्ताव करता है, या क्या एक विशेष प्रस्ताव, एक सम्मान जनरल ऑफर है, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए ना होकर जनसाधारण संपूर्ण संसार के लिए होता है, तो ये जनरल ऑफर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या पूछे, भारत संघ बना माधला थथैया का वाद, ये किससे संबंधित है, सार्वजनिक लोक प्रस्ताव से स्थायी प्रस्ताव के रूप में, ये किससे, स्थायी। भारत संघ बना माधल थथैया का वाद किससे, 1964 का वाद है, स्थायी प्रस्ताव से। स्टैंडिंग ऑफर थथैया का वाद स्टैंडिंग ऑफर पर आधारित है। स्थायी प्रस्ताव टेंडर का ही रूप होता है, टेंडर का रूप होता है, जो क्या होता है, जो किसी वस्तु के किसी निश्चित समय तथा किन्हीं निश्चित मूल्यों पर आपूर्ति करने का प्रस्ताव होता है या निरंतर प्रकृति का प्रस्ताव माना जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, वचनदाता नहीं हो सकता, प्रस्तावक नहीं हो सकता,
स्वीकारकर्ता जो भविष्य नित्य में प्रतिफल देता है। नीलामी के विक्रय में बोली बोलने वाला हो सकता है। व्यक्ति जो निविदा मांगता है यदि ठेकेदारों ने निविदा जमा किया हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति जो निविदा मांगता हो यदि ठेकेदार ने निविदा मतलब निविदा जमा किया हो, यानी कि आपका टेंडर जमा, निविदा मतलब टेंडर, जो व्यक्ति टेंडर मांगता है यदि ठेकेदार ने निविदा जमा किया हो तो क्या हो जाएगा, निविदा के आमंत्रण में निविदा जमन करने वाला ठेकेदार वचनदाता हो जाता है तथा व्यक्ति जो निविदा मांगता है वचन ग्रहीता होता है। अतः जो निविदा मांगता है यानी कि टेंडर मांगता है, यदि ठेकेदार ने टेंडर जमा किया तो वो वचनदाता नहीं हो सकता। अतः विकल्प डी सही है। टेंडर क्या है, एक प्रस्ताव है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, प्रस्ताव वचन। टेंडर को हमेशा याद रखो, प्रति प्रस्ताव खूब पूछता है। टेंडर क्या है, प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। ये कहाँ बताया गया, टेंडर के लिए टेंडर प्रस्ताव के लिए क्या आमंत्रण है, स्पेंसर बनाम हार्डिंग के बाद में, स्पेंसर बनाम हार्डिंग के बाद में। टेंडर द्वारा व्यक्तियों को इस प्रयोजन की से सूचना दी जाती है कि अन्य व्यक्ति यदि समयानुसार टेंडर को जारीकर्ता से व्यवहार करना चाहें तो वह प्रस्थापना करे। टेंडर जारीकर्ता जब प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति की प्रस्थापना स्वीकार कर लेता तो स्वीकृत प्रस्थापना वचन हो जाती तथा 2B में भारतीय संविदा अधिनियम में। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक संविदा करार है किंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। संविदा करने के आशय का मापदंड व्यक्तिनिष्ठ नहीं होकर अपितु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। स्वीकृत की, यह क्या पूछा, असत्य पूछा है। स्वीकृत की सूचना तब पूर्ण होती है जब उसे प्रस्तावक को संसूचित कर दिया जाता है। फिर क्या, निविदा को आमंत्रित करने वाले व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है, यही गलत है, बाध्य नहीं है। तो इसको पढ़ लो, डिटेल जरूर पढ़ लिया करो। संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार वे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय संविदा कहलाते हैं। अतः प्रत्येक संविदा एक करार है किंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है, या संविदा हो या आवश्यक नहीं है। कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के बाद में स्थापित किया गया संविदा करने के लिए आशय का मापदंड व्यक्तिनिष्ठ नहीं वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। धारा 4 में स्वीकृति की संसूचना पूर्ण हो जाती है। स्वीकृति की संसूचना कब, स्वीकृति एक्सेप्टेंस कब पूर्ण हो संसूचना, जब वह प्रस्तावक को संसूचित कर दे, जब वह ज्ञान में कर दीजिए, उसके ज्ञान में आ जाए, सूचना कर दी जाए या उसके ज्ञान में आ जाए। निविदा के लिए आमंत्रण करने का प्रस्ताव करने में अंतर होता है। निविदा आमंत्रित करना प्रस्ताव का आमंत्रण, जिसमें सूचना प्रस्ताव आमंत्रण करने हेतु दी जाती है। प्रस्ताव के आमंत्रण की स्वीकृति करना आमंत्रण करने वाले पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखती है। नेक्स्ट आ जाऊं। नेक्स्ट क्या है कि निविदा मतलब टेंडर आमंत्रित करने के लिए समाचार में प्रकाशित सूचना क्या है, प्रस्तावना के लिए आमंत्रण। 50 बार बताया हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ जाओ, निविदा के अनुमोदन पर। निविदा के अनुमोदन में क्या होता है, तत्काल संविदा पूर्ण हो जाती है। संविदा तभी पूर्ण होती है जब निविदा के आधार पर आदेश जारी किया जाता है। निविदा एक स्थायी प्रस्ताव में परिवर्तित हो जाती है। दोनों संविदा तभी पूर्ण हो जाती है जब निविदा के आधार पर कोई आदेश जारी किया जाए तथा निविदा एक स्थायी प्रस्ताव में परिवर्तित हो जाए। तो निविदा के अनुमोदन पर तत्काल संविदा पूर्ण हो जाती है। अनुमोदन करने पर तत्काल संविदा पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या है, एक रेलवे का टाइम टेबल। रेलवे का टाइम टेबल क्या है, एक प्रस्ताव का आमंत्रण है, एक सामान्य प्रस्ताव है, एक प्रस्ताव की स्वीकृति है या प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है। तो क्या है, एक सामान्य जनरल। अब रेलवे का जो वो है वो क्या है, जनरल प्रस्ताव है। निविदा हेतु जन सूचना, टेंडर हेतु जन सूचना, ये क्या है, ये क्या है, जो निविदा मतलब टेंडर हेतु जन सूचना। यह प्रस्ताव का क्या है, आमंत्रण है। यह प्रस्ताव का आमंत्रण है, यह प्रस्ताव का आमंत्रण है। एक स्वयं सेवा वाले माल में एक ग्राहक द्वारा कोई सामान अलमारी में उठाकर अपनी टोकरी में रखना,
यह प्रस्ताव की स्वीकृति है, यह प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है। यह रख लिया तो स्वीकृति नहीं है जब तक वो काउंटर पे ले नहीं जा रहा, जब तक वह काउंटर पे ले नहीं जा रहा। फिर क्या कहता है, कहता ए बी से कहता है, ए बी से कहता है कि यदि उसे ए का प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य ना लगे तो तुरंत बी नहीं कह दे, बी चुप रहता है। तो क्या हो जाएगा, यह प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रतिप्रस्ताव। प्रतिप्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव का आमंत्रण है, प्रस्ताव के लिए सहमति है, प्रस्ताव की अस्वीकृति है, सशर्त स्वीकृति है। तो प्रस्ताव की अस्वीकृति है, जब वह प्रति प्रस्ताव रख देगा तो क्या प्रस्ताव की अस्वीकृति मान लिया जाता है। क्या कहता है कि एक प्रति प्रस्ताव एक वास्तविक प्रस्ताव की क्या है, स्वीकृति है। अतः जो प्रतिग्रहण प्रस्तावना की शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता अथवा प्रस्तावना का प्रतिग्रहण परिवर्तन के साथ किया जाता उसे प्रतिप्रस्ताव अथवा प्रतिस्थापना कहते हैं। यदि प्रतिप्रस्ताव के मामले में संविदा तभी होती है जब मूल प्रस्तावकर्ता प्रतिप्रस्ताव को स्वीकृति करता है। नेक्स्ट आ जाओ, When a counter proposal is accepted, the contract arises in the interim of original offer। original offer में interim है, in the terms कैसा है, ऑफ अ काउंटर प्रपोजल के रूप में है, और टर्म्स कैसा ऑफ द प्रोविजनल ऑफर है, ऑल एबव है। तो ये क्या है, काउंटर ऑफर है। क्या है, काउंटर ऑफर है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा वाद क्रॉस प्रतिस्थापना से काउंटर ऑफर से संबंधित है। एडम्स वर्सेस लिंडसेल, टिंड वर्सेस हाफमैन, हाउस होल्ड फायर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी, डनलप वर्सेस हिंगस। तो टिन वर्सेस हाफमैन, क्रॉस ऑफर से कौन, टिन वर्सेस हाफमैन, क्रॉस ऑफर टिन वर्सेस हाफमैन। नेक्स्ट आ जाओ, यदि दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में दें तो इसे क्या कहते हैं। यदि दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव को एक दूसरे की क्या अज्ञानता में दें तो इसे क्या कहते हैं, एक दूसरे की अज्ञानता में। प्रस्ताव कहते हैं, प्रतिकूल प्रस्ताव कहते हैं, विपरीत प्रस्ताव कहते हैं, सशर्त प्रस्ताव कहते हैं। तो यदि दो पक्षकार हैं एक समान प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में दें तो क्रॉस ऑफर होता है। दोनों पक्षकार एक दूसरे की प्रस्तावना का ग्रहण नहीं रखते, यह दोनों में समरूपता होने के कारण प्रतिग्रहण योग्य है, लेकिन विधिक स्वीकृति के अभाव में संविदा का सृजन नहीं होता, क्योंकि प्रस्तावना की विधिक स्वीकृति के लिए प्रस्तावना का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक प्रस्ताव जिसे किसी विशिष्ट समय में स्वीकृति हेतु खुले रहने की अनुमति दी जाती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टैंडिंग प्रस्ताव। स्टैंडिंग प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑफर को यह प्रस्ताव कहा जाता है जो एक निश्चित अवधि तथा स्वीकृति के लिए खुला रहता है, अर्थात एक दी गई निश्चित अवधि के बीच, निश्चित अवधि स्टैंडिंग प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 जून 1993 से 31 दिसंबर 1993 के बीच 1 कुंटल धान के लिए निश्चित मूल्य पर प्रदाय करने का प्रस्ताव ए बी से किया जाता है। यह क्या है, यह स्टैंडिंग ऑफर है तथा यह चालू रहने वाला प्रस्ताव कहा जाता है। ऐसे प्रस्ताव में प्रतिफल रहित होने के कारण बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते। उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति मात्र बंधनकारी प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है, अपितु क्या करती है, अपितु ऐसा होने के लिए स्वीकृति के साथ प्रदाय का ऑर्डर भी किया जाना आवश्यक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, का डाक द्वारा खा को एक प्रस्तावना करता है, परंतु खा के एक के पास प्रस्ताव का पत्र पहुंचने के पूर्व ही खा की मृत्यु हो जाती है। खा का पुत्र प्रस्तावना को प्रतिग्रहित कर लेता है। का के दायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो का उत्तरदायी है क्योंकि प्रस्तावना खा के पुत्र द्वारा, यह गलत मर गया तो कैसे हो जाएगा। का उत्तरदायी नहीं है क्योंकि खा द्वारा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिग्रहण नहीं किया जा सकता है।
किया जाता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। का उत्तरदायी है क्योंकि उसने खा के पुत्र द्वारा किए गए प्रतिग्रहण को अस्वीकार नहीं किया। ये भी गलत है, कोई जरूरी थोड़ी अस्वीकार नहीं किया। का उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्रस्तावना केवल उसी व्यक्ति द्वारा प्रतिग्रहित की जाती है जिसको प्रस्तावना की जा रही हो। तो इसमें ए है, जिसको की जा रही है वही उसका एक्सेप्टेंस कर सकता है। क्या कहता है टू बी क्या कहता है? टू बी के अनुसार जब वह व्यक्ति जिसने क्या प्रपोजल की जाती है के प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित कही जाती है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि का उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्रस्तावना केवल उसी व्यक्ति द्वारा प्रतिग्रहित होनी चाहिए जिसको प्रस्तावना की जा रही हो। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। डाक द्वारा स्वीकृति उस समय पूर्ण होती है जब स्वीकृति का पत्र पेटिका में डाल दिया जाता है, प्रस्ताव करने वाले को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। लिखकर उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है, डाक में डालने के लिए किसी को दे दिया जाता है। तो इस विषय पर एडम्स वर्सेस लिंडसेल का निर्देशकवाद, ये इंपॉर्टेंट, एडम वर्सेस लिंडसेल का वाद। डाक द्वारा अथवा तार द्वारा प्रतिग्रहित देने की स्थिति में प्रतिग्रहण की संसूचना जहाँ तक प्रस्तावना का संबंध है उसी समय और उसी स्थान पर पूर्ण हो जाती है जब पत्र क्या होता है, डाक में डाल दिया जाता है। तो ये क्या से एडम्स वर्सेस लिंडसेल का वाद, एडम्स वर्सेस लिंडसेल का वाद। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। किस परिस्थिति में स्वीकृति वैध मानी जाती है? जब स्वीकृति फैक्स द्वारा भेजी, जब स्वीकृति तोता द्वारा, जब स्वीकृत पत्र गलत पते पर भेजी हो, नीलामी के मामले में जब स्वीकृति सबसे अधिक बोली लगा कर की गई हो। अरे यार ये कहाँ से हो गया? तो स्वीकृति जब क्या है, फैक्स द्वारा भेजी गई हो, वैध मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाओ। 2D में क्या है? 2D में प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक। ये किस केस में बताया? केदारनाथ बनाम, ये खूब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। प्रतिफल के संबंध में निर्णित किया गया कि वचनदाता की इच्छा पर किया गया कार्य प्राप्त प्रतिफल है, भले इससे वचनदाता को कोई लाभ हुआ हो, उक्त निर्णय में प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। केदारनाथ वर्सेज, ये याद कर लो, केदारनाथ वर्सेज गौरी मोहम्मद का केस है, ये याद कर लो, गौरी मोहम्मद का केस है। ठीक, गौरी मोहम्मद का केस है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। वचनदाता की पर वचनग्रहीता द्वारा एक कार्य किया जाता है, यद्यपि वचनग्रहीता के ऐसे कार्य से वचनदाता लाभान्वित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? क्या है? वचनग्रहीता का कार्य प्राप्त प्रतिफल है, वचनग्रहीता का कार्य अपर्याप्त प्रतिफल है, वचनदाता का कार्य अवैध प्रतिफल है, वचनग्रहीता का कोई कार्य प्रतिफल नहीं है, वचनग्रहीता का कार्य प्राप्त प्रतिफल है, यही सही है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविदा 2D में किसको, ये जानते हो प्रतिफल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसमें क्या बताया गया है कि प्रतिफल की परिभाषा दी गई। इस धारा के अनुसार प्रतिफल ऐसा कार्य प्रवृत्त है जो वचनदाता की, प्रतिफल क्या है? वचनदाता की इच्छा पर किया गया, ये रट लेना, वचनदाता की इच्छा पे किया गया हो। संविदा में अजनबी व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता है, वह संविदा का पक्षकार नहीं, अतः वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। AR दोनों सही है तथा AR 2 का स्पष्टीकरण है। तो क्या है? संविदा अजनबी व्यक्ति द्वारा लागू नहीं कराई जा, अजनबी संविदा लागू नहीं करा सकता, पक्षकार नहीं है तो वह लाभ नहीं ले सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिफल के संबंध में गलत है? कौन सा कथन प्रतिफल के संबंध में गलत है? तो प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया गया हो, ये तो सही है भैया। प्रतिफल वचनग्रहीता द्वारा दिया जाना चाहिए, वचनग्रहीता द्वारा, ये गलत है बी। प्रतिफल का वचन के प्रति प्राप्त होना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, भ्रामक नहीं, ये भी सही है। तो इसमें बी हो जाएगा। 2D के अनुसार की गई प्रतिफल की परिभाषा को देखते हुए स्पष्ट है, प्रतिफल वचनग्रहीता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, ना कि किसी बाहरी रूप में से केवल प्रतिग्रहित द्वारा दिया जाए। अतः बी असत्य है। यह आवश्यक है कि प्रतिफल वचनदाता की वांछा यानी कि इच्छा पर दिया गया तथा वास्तविक हो। प्रतिफल की प्राप्तता इसका वांछनीय तत्व नहीं है। फिर आप नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट क्या है, संविदा अधिनियम के अधीन प्रतिफल प्रमाणित हो जाता है। कैसे प्रमाणित हो जाता है? वचन ग्रहीता से, वचन ग्रहीता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से, दोनों से प्रमाणित हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, प्रतिफल संविदा के लिए आवश्यक है। प्रतिफल पर्याप्त हो, प्रतिफल वास्तविक हो, प्रतिफल लाभकारी, तो वास्तविक होना चाहिए। प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए तथा दिखावा मात्र नहीं। यदि प्रतिफल वास्तविक है तो प्राप्त होगा, चाहे उसका मूल्य कितना ही क्यों ना कम हो। भारतीय संविदा के अंतर्गत प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर कुछ करना अथवा करने से प्रवृत्त रहना, करार की विषय वस्तु, आपूर्ति अथवा सेवा का पूरा बाजार मूल्य, प्रस्ताव करने का कारण, माल के लिए भुगतान किया गया नकदी। तो वचनदाता की इच्छा पर, यह तो सब लोग जानते हो, 2D में प्रतिफल दिया, इसको खूब पढ़ा रहे हैं। खूब पूछता है, क्या पूछता है, जब वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहा है या करता या करने से प्रवृत्त रहता है या करने का या करने से प्रवृत्त रहने का क्या कहता है, वचन देता है, तब ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता। अतः भारतीय विधि के अंतर्गत वचनदाता की इच्छा पर कुछ करना अथवा करने से प्रवृत्त रहना क्या है, प्रतिफल है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रतिफल हो सकता है, कैसा हो सकता है, केवल भविष्य में, केवल वर्तमान में, केवल भूतकाल में, भूत वर्तमान भविष्य, तीनों में हो सकता है। प्रतिफल कैसा हो सकता है, ये खूब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, उसको याद कर लेना। प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमान और भावी हो सकता है। आंग्ल विधि का यह सामान्य सिद्धांत है कि पूर्व में प्रतिफल वैध प्रतिफल नहीं है, किंतु भारतीय में पूर्व में प्रतिफल वैध है। ये इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, एक निष्पादित प्रतिफल से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, अभी पढ़ाया हूँ, संविदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो वचनदाता की इच्छा पर दी जा चुकी हो। नेक्स्ट आ जाओ, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम चमनलाल लूना एंड कंपनी, ये भी खूब इंपॉर्टेंट केस है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम चमनलाल चूना कंपनी के बाद में क्या, उच्चतम न्यायालय ने कहा क्या, निष्पादित प्रतिफल से, प्रतिफल में वचन के बदले में कार्य किया जाता और यही कार्य प्रतिफल हो जाता। अतः एक निष्पादित प्रतिफल का तात्पर्य संविदा के निर्माण के समय कोई वस्तु वचनदाता की इच्छा पर दी जा चुकी हो। तो ये कौन सा वाद है, ये है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम चमनलाल लूना एंड कंपनी। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम चमनलाल चूनालाल कंपनी का वाद है। अब आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्या है, दो भाइयों ने संयुक्त हिंदू परिवार में संपत्ति बंटवारे के लिए एक संविदा की जिसमें अविवाहित बहन, ये खूब पूछता है, अविवाहित बहन का विवाह का खर्च देने की व्यवस्था थी। भाइयों ने रकम देने से इनकार कर दिया। तो अब क्या है, इसमें क्या हो सकता है, संविदा लागू करने के लिए बहन दावा नहीं कर सकती क्योंकि संविदा की पक्षकार नहीं है। बहन दावा नहीं कर सकती क्योंकि उसको कोई प्रतिफल नहीं दिया गया। बहन दावा कर सकती भले ही वह संविदा की पक्षकार नहीं हो। बहन दावा कर सकती क्योंकि भाइयों के द्वारा एक दूसरे को दिया गया प्रतिफल बहन द्वारा दिया गया मान लिया जाएगा। तो इसको माना जाएगा डी वाला, ये खूब इम्पॉर्टेंट है। टूगा के अनुसार प्रतिफल प्रतिग्रहिता या कोई अन्य व्यक्ति, प्रतिफल प्रतिग्रहिता या कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। इसलिए भाइयों द्वारा एक दूसरे को बहन के लिए दिया गया प्रतिफल संविदा लागू करने के लिए प्राप्त है और बहन संविदा लागू करा सकती। यह सुंदर राजा अयंगर बनाम लक्ष्मी आमला का वाद है। खूब पूछता है ये भी केस। नेक्स्ट आ जाओ, संविदा भारतीय संविदा विधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसको वचन ग्रहीता कहते हैं, किसको वचन ग्रहीता कहते हैं। तो वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया जाता है, वह व्यक्ति जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है, वह व्यक्ति जो वचन के लिए प्रतिफल देता है, वह व्यक्ति जिसे वचन दिया गया हो। तो इसमें क्या है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2C में वचनदाता वचन ग्रहीता को परिभाषित किया गया। 2C के अनुसार प्रस्तावना करने वाला वचनदाता कहलाता है, प्रस्तावना प्रगृहित करने वाला वचन ग्रहीता कहलाता है। अतः जो व्यक्ति प्रस्तावना को स्वीकार कर ले उसे 2C के अनुसार वचन ग्रहीता कहेंगे। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, भारतीय संविदा अधिनियम में प्रतिफल की व्याख्या की गई है। प्रतिफल की व्याख्या किसमें, 2D में की गई, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, 50 बार पढ़ाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कर लिया करो।
यह वचनदाता की इच्छा पर दिया, यह भूतकालीन भी हो सकता, उसका वचन के लिए प्राप्त होना आवश्यक, उसके लिए अपरिचित व्यक्तिवाद नहीं ला सकता। अभी केस पढ़ाएं, कौन सा केस पढ़ाएं? राजा अयंगर बनाम सुंदर राजा अयंगर बनाम लक्ष्मी आमला का वाद, सुंदर अयंगर बनाम राजा लक्ष्मी का वाद। तो इसमें क्या कहा गया? देखो 2D के अनुसार प्रतिफल वचनदाता की वांछा पर दिया जाता है, ये भूतकालीन वर्तमान भविष्य हो सकता है। 25 के अनुसार क्या है? 25 के अनुसार है प्रतिफल का प्राप्त होना कोई आवश्यक नहीं है। सामान्य नियम यह है कि संविदा का परिवर्तन करने के लिए अपरिचित व्यक्तिवाद नहीं ला सकता, किंतु अपवादिक परिस्थितियों में ला सकता है, अपवादिक परिस्थितियों में ला सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो क्या कहलाता है? एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, एक करार कहलाता है। वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो क्या कहलाता है? करार। 2E में दिया 2D के अनुसार हर एक वचनों का ऐसा संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाता है। उक्त परिभाषा ये स्पष्ट है कि करार एक वचन है और वचन प्रतिग्रहीता द्वारा प्रस्तावना। उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारतीय संविदा के अंतर्गत करार एक स्वीकृत प्रस्तावना कही जाती है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? प्रत्येक वचन और वचनों का ऐसा संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो क्या कहलाता है? करार कहलाता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। वे वचन जो एक दूसरे के लिए क्या प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो क्या कहलाते हैं? प्रतिफल का भाग हो क्या कहलाते हैं? वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का भाग हो व्यतिकारी वचन कहलाते हैं, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ इज सेड टू क्या होता है? वाइड होता है। इन्फोर्समेंट बाय लॉ होता है वाइड होता है। 2G में वाइड 2G में विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऐसी संविदा जो विधि द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती उसे क्या कहते हैं? शून्य संविदा कहते हैं। 2(6) में के अनुसार जो संविदा 2G में 6 मतलब 2G में, इसको G से याद कर लेना। जो ऐसी संविदा जो विधि द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती उसे क्या कहते हैं? उसे शून्य संविदा कहते हैं। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। सही वाक्य चुनिए। विधि द्वारा लागू न होने वाली सहमति शून्य मानी जाती। विधि द्वारा लागू न होने वाली सहमति शून्य मानी जाती है। ऐसे करार जो विधि द्वारा एक पक्षकार द्वारा लागू हो तथा दूसरे पक्षकार द्वारा लागू न हो तब वह शून्य माना जाएगा। वैध करार शून्य माना जाता है। किसी एक पक्षकार के द्वारा स्तर पर सामान्य करार शून्य करार माना जाता है। 2G के अनुसार वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय न हो शून्य कहलाता है। जबकि संविदा सदृश का प्रावधान 68 से 72 शून्य करणीय संविदा 2H में GH में दिया गया है। अवैध संविदा धारा 23 में दी गई है। किस में दी गई है? धारा 23 में दी गई है। ये क्या है? 2I होगा, ये 2I होगा। जो भी मैंने H बता दिया था वो 2I होगा। अब आ जाओ। एक शून्य संविदा वह है जो क्या होता है? एक पक्षकार की इच्छा द्वारा परिवर्तनीय हो, दोनों पक्षकार की इच्छा द्वारा परिवर्तनीय, न्यायालय के निर्देश से परिवर्तनीय, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य? शून्य करार होगा हमेशा अवैध होगा। अवैध करार हमेशा शून्य होता है। शून्य करणीय संविदा हमेशा अवैध होती है। अवैध करार हमेशा शून्य करणीय होता है। तो अवैध करार हमेशा शून्य होता है। ये खूब इम्पॉर्टेंट, ये सब पढ़ लेना। ये पढ़ लेना। तो इसमें 2G पढ़ना, बार बार पढ़ना। 2G के अनुसार क्या है? वह करार जो विधिता परिवर्तनीय ना हो शून्य करार। तो जो विधिता परिवर्तनीय नहीं है, अवैध करार विधिता परिवर्तनीय नहीं होता, अतः यह कथन अवैध करार हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट आ जाओ। परिभाषा नहीं है। प्रतिफल युक्त वचन, प्रतिफल युक्त करार, प्रतिफल युक्त स्वीकृति, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार। परिभाषा सही है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार। तो ये कहाँ दिया है? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया? कॉन्ट्रैक्ट की ये परिभाषा है। कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट 2H में दिया है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार, विधि द्वारा जो क्या है? इन्फोर्समेंट हो गया।
इन्फोर्स हो गया, कौन क्या चीज़ इन्फोर्स हो गया? एग्रीमेंट। तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये पढ़ाया था शुरू में। तो ये कहाँ दिया है? 2H में, 2H में दिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों की जांच करें। क्या है? हर संविदा एक करार है। हर संविदा एक करार है, ठीक। हर करार एक संविदा है। हर करार एक संविदा है, ये कहाँ हो सकता है? हर वैध नागरिक दायित्व का एक संविदा है। तो कौन कौन सा सही है? हर संविदा में विधि द्वारा प्रवर्तनीय नागरिक दायित्व, तो पहला और चौथा विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविदा है। अर्थात ऐसे प्रत्येक संविदा एक करार अंतर्विष्ट होता है, किंतु प्रत्येक करार से संविदा निर्मित हो जाए जरूरी नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक वैध नागरिक क्या होना चाहिए? प्रत्येक वैध नागरिक एक संविदा को क्या कर सकता? जरूरी नहीं है, किंतु यह भी नहीं है कि संविदा व विधि द्वारा प्रवर्तनीय नागरिक दायित्व होना तय है। तो संविदा को परिभाषित करता कौन सी धारा संविदा को परिभाषित? 2H अभी बताया हूँ। नेक्स्ट आ जाओ। संविदा अधिनियम के तहत एक करार संविदा बन जाता जब वह क्या विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। 12 आ जाओ। इसमें सभी है, सहमत वहमत सब आ जाता है, ठीक है। इसको अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? समर्थ पक्षकार, ये सही है। औचित्य निबंधन या एवं शर्तें वर्तें नहीं लगाई। स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्व प्रतिफल। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक करार का आवश्यक तत्व नहीं? प्रस्तावना, प्रतिग्रहण, प्रतिफल, लोकनीति। लोकनीति आवश्यक तत्व नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो संविदा है। करार वचन है और वचन प्रतिज्ञता की प्रस्तावना है, किंतु धारा 25 के अनुसार कुछ परिस्थितियों को छोड़कर प्रतिफल के बिना करार शून्य होता। इस प्रकार ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 25 क्या कहता है? किंतु 25 के अनुसार कुछ परिस्थितियों को छोड़कर प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक विधिता परिवर्तनीय करार की प्रस्तावना, प्रतिग्रहण और प्रतिफल आवश्यक तत्व, जब तक कि लोकनीति करार का आवश्यक तत्व नहीं है। इंपॉर्टेंट है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होती है, ये सत्य है। टू कहाँ दिया गया? 2H में दिया गया। 2H में दिया गया। 2H में। नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? यदि किसी प्रस्तावना की स्वीकृति कुछ शर्तों के सहित की गई हो तो वह संविदा विधिमान होती है तथा शर्तें वैध। संविदा शून्यकरणीय, संविदा विद्यमान है परंतु शर्तें बाध्यकारी। संविदा का सृजन ही नहीं हुआ। जब शर्तें लगा दिया तो संविदा का सृजन ही नहीं हुआ। देखो अनिवार्य शर्तें क्या क्या हैं? निम्नलिखित हैं। प्रतिग्रहण का निक्षेपण निरपेक्ष और बिना किसी शर्त के। प्रतिग्रहण एक्सेप्टेंस बिना शर्त के होना चाहिए। एक्सेप्टेंस के समय प्रतिज्ञता को प्रस्तावना का ज्ञान होना चाहिए। एक्सेप्टेंस अभिव्यक्त और विवक्षित हो सकता है। प्रस्तावना की शर्तों का पालन अथवा प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रस्तावना प्रतिग्रहित किया जाता है। सशर्त प्रस्तावना के लिए शर्त को प्रतिग्रहित किया जाना आवश्यक है। प्रतिग्रहण प्रस्तावना के चालू रहने के दौरान किया जाना चाहिए। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। यह कथन क्या है? सही है। ये टूजा के अनुसार वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो संविदा उक्त परिभाषा से स्पष्ट है। प्रत्येक संविदा एक करार परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं। अतः कथन सही है, क्योंकि करार ऐसा भी होता है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ। Consideration the following statement with the recorded Uberium fadis. It falls within a class of cases which require almost good faith. Every contract is contract. The Uberium fidus contract is insurance is an example of Uberium fidus. तो इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ लो भैया। यूबीरियम ये भी खूब पूछता है। यूबीरियमा फीडस एक लैटिन है जिसका अर्थ होता है अच्छी भावना। ऑलमोस्ट गुड फेथ। ऑलमोस्ट गुड फेथ होता है। इसमें क्या? बीमा संविदाएं, इंश्योरेंस यूबीरियम फाइडस होता है। सभी संविदाएं यूबीरियम फाइडस नहीं होती हैं। जिसमें क्या होता है? अच्छी भावना से। तो संविदा बीमा की जो संविदा होती है अच्छी भावना से किया जाता है। तो क्या होता है?
रीमा फाइडास। संविदा बनाने के लिए एक करार से उत्पन्न होना चाहिए क्या? सामाजिक आधार, विधिक आधार, व्यक्तिगत आधार, आर्थिक आधार। हमेशा विधिक आधार। टूजा में पढ़े हो। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। एक संविदा का सामाजिक करार के बीच अंतर होता है। प्रतिफल का, विधिक संबंध स्थापित करने के आशय का, कॉन्सेस एंड आइडम, पालन की अनिश्चितता। तो विधिक संबंध स्थापित करने की का आशय। ये क्या कहता है? संविदा एक सामाजिक करार है, करार के बीच अंतर है, विधिक संबंधों को स्थापित करने के आशय से हो सकता है, वचनों का संवर्ग। जबकि संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय करार है, विधि संबंध निर्मित करने के आशय से संविदा एक आवश्यक तत्व है तथा ये संविदा तथा सामान्य सामाजिक करार के अंतर स्थापित करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार की अपेक्षा न्यायालय द्वारा स्थापित है। इसी पर बेलफॉर बनाम बेलफॉर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। बेलफॉर बनाम बेलफॉर, मेरिट बनाम मेरिट, कार्लिट वर्सेस कार्बोलिक, ये सब ये खूब इंपॉर्टेंट है। स्थापित है क्या? स्थापित विधि द्वारा परिवर्तनीय करार, बेलफर वर्सेस बेलफर, मेरिट वर्सेस मेरिट, कार्लिट वर्सेस कार्बोलिक, बेलफर वर्सेस बेलफर, मेरिट वर्सेस मेरिट, कार्बोलिक वर्सेस कार्बोलिक। एक करार जो उसके पक्षकार में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तो वो क्या है? विधि द्वारा वैध संविदा, शून्यकरणीय संविदा और क्या है? शून्य संविदा। और उपयुक्त एक द्वारा है तो शून्य करणीय संविदा हो जाएगा। ये कहाँ दिया गया है? शून्य करणीय संविदा 2I में। शून्य करणीय संविदा कहाँ दिया गया है? 2I में दिया है, 2I में दिया गया है। वह करार जो उसके पक्षकार में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय वाइडेबल। वाइडेबल मतलब 2I में शून्यकरणीय संविदा। वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तो ये क्या है? शून्यकरणीय संविदा। नेक्स्ट आ जाओ। शून्यकरणीय संविदा समझ गए हो, जो एक पक्षकार से संबंधित। अब नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या कहता है? एक संविदा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है पर परिवर्तनीय हो जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं लेकिन हो जाती, क्या कहलाती है? शून्य संविदा कहलाती है। वचन के परिवर्तनीय होने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है? वचन के परिवर्तन के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल के लिए होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 93 में क्या है? क्या कहता है? का गा को खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजता। ये इंपॉर्टेंट है। इस बीच गा विज्ञापन द्वारा उसके भतीजे को ढूंढने वाले व्यक्ति को 501 रुपये का पुरस्कार देने का प्रस्ताव करता। का लड़के को ढूंढ लाता और तत्पश्चात पुरस्कार के विषय में जानकर उसका दावा करता। का पुरस्कार का अधिकारी है? हाँ, नहीं क्योंकि प्रस्ताव आम है, नहीं क्योंकि प्रतिफल अपर्याप्त, नहीं क्योंकि प्रस्ताव की संसूचना उसको नहीं दी गई थी। तो प्रस्ताव की संसूचना उसको, लालमन शुक्ला वाला केस है, ये खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है, इसको रट लेना। क्या कहता है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के वाद में, इस वाद में न्यायालय ने निर्णित किया कि वाद केवल संविदा के आधार पर स्थापित किया जाता है। संविदा स्थापित करने हेतु प्रस्तावना का प्रतिग्रहण होना चाहिए और प्रस्तावना की संसूचना के बिना ज्ञान के प्रतिग्रहण नहीं हो सकता। अतः का पुरस्कार का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रस्ताव की संसूचना उसको नहीं हुई थी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 94। एक्स ने एक विज्ञापन के माध्यम से 5,000 रुपये का पारितोषिक किसी भी को देने के लिए प्रस्ताव किया जो उसके खोए हुए पुत्र को वापस लाएगा। वाई एक्स के पुत्र को लाता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में वाई पारितोषिक पाने का अधिकार होगा? जब उसने विज्ञापन पर पढ़ा हो कि पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो, उसको लाया हो। जब उसने पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो, वह पारितोषिक के बारे में नहीं जानता था, परंतु पुत्र के लाने पर से पहले विज्ञापन को जान गया था। अब नेक्स्ट आ जाओ। जब वह एक्स के पास पुत्र को लाने के समय तक विज्ञापन के बारे में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, जिसमें वो पहले प्रस्ताव जानता तब उसके पुत्र को खोजने जाता। और लालमन वर्सेस गौरी दत्त में क्या होता है?
पहले वो खोजने चला जाता, बाद में वो प्रस्ताव देता है अखबार में। फिर नेक्स्ट, लाल वर्सेस गौरी दत्त का वाद, क्या निर्णित हुआ? प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट, प्रस्ताव प्रार्थना के रूप में, प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है, जानना संवहन आवश्यक है। गौरी दत्त के अब निर्धारित किया गया कि प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। न्यायाधीश बनर्जी के अनुसार संविदा स्थापित करने के लिए किसी भी प्रतिस्थापना प्रतिग्रहण होना चाहिए और बिना प्रतिफल के ज्ञान के प्रतिग्रहित नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित वादों में से कौन सी शर्तों का पालन प्रतिफल के प्रति प्राप्ति एवं प्रतिदर्शित प्रस्थापना का ज्ञान न रहते हुए कार्य किए जाने से संबंधित? लालमन वर्सेस गौरी दत्त के मामले में। नेक्स्ट आ जाओ। का ने खा से पूछा, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, कीमत क्या होगी? खा ने उत्तर दिया, 20,000 रुपये से कम नहीं होगी। का इसे 20,000 रुपये में खरीदने का इच्छुक था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक प्रस्ताव जो स्वीकृत हो सकता, ना तो कोई प्रस्ताव ना स्वीकृत हो सकता है। एक प्रस्ताव था पर स्वीकृति नहीं, एक प्रति प्रस्ताव था जो स्वीकृत किया गया। इसमें क्या हुआ? प्रस्तावना अथवा प्रस्ताव भारतीय संविदा के 1872 टूका में परिभाषित है। 20,000 रुपये में बाइक खरीदने का इच्छुक था किंतु उसे स्वीकृति नहीं दी थी, अतः यह एक प्रस्ताव था किंतु स्वीकृति नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। जब दो पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण होनी चाहिए जब क्या हो? उस स्थान पर जब प्रस्तावक स्वीकृति को सुनता है। संविदा अधिनियम की किस धारा में नहीं है अपितु उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया? धारा 2, धारा 3, धारा 4। तो ये किसमें? भगवान दास बनाम गिरधारी लाल, टेलीफोन वाला। उच्चतम न्यायालय ने जब दो पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहाँ पर प्रस्तावक स्वीकृति को सुनता है, जहाँ वो सुनता है। मान लो एक लखनऊ से फ़ोन इलाहाबाद को गया तो इलाहाबाद में उस व्यक्ति ने सुना है, तो जहाँ सुना है वहाँ पे क्या माना जाएगा? उस प्रस्ताव को स्वीकृति मानी जाएगी, उस जगह पे स्वीकृति मान ली जाएगी। ये कहाँ है? ये केस में भगवान दास बनाम गिरधारी लाल में, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल, भगवान दास बनाम दोनों, भगवान दास गिरधारी लाल को टेलीफोन फोन करता है, उसी पे है ये, ठीक है। फिर आ जाओ, जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा निम्नलिखित किस वाद में अब निर्धारित किया है? कालिर वर्सेस कारबोलिक, भगवान दास गिरधारी लाल, मोहरी बीबी, सतब्रज घोष। तो भगवान दास बनाम गिरधारी लाल, ये पढ़ा चुका हूँ। टेलीफोन वाला छोड़ दो, भगवान दास बनाम नहीं, ये इसमें दूसरा है, इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस मामले में टेलीफोन पर किए गई वैधता को निर्णय दिया है? हाइड वर्सेस रेंज का, पावेल वर्सेस ली का, एडोरेस लिमिटेड बनाम माइल्स एंड फॉस कॉरपोरेशन, यही हो जाएगा। उपयुक्त वादों में से एडोरेस लिमिटेड माइल्स के कॉरपोरेशन का वाद टेलीफोन के तार के माध्यम से अनुबंध की वैधता पर प्रमुख निर्णय। इस वाद में न्यायाधीश लॉर्ड डैनिंग ने स्पष्ट किया, टेलीफोन पर प्रस्ताव तथा स्वीकृति के विषय में संविदा के नियम वैसे ही लागू होते जैसे पक्षकार एक दूसरे के सामने हो। इस स्थिति में संविदा तभी निर्मित होती है जब प्रस्तावक को स्वीकृति प्राप्त टेलीफोन पर सुनाई देती हो। टेलीफोन किसी भी खराबी या संपर्क से टूट जाने के कारण प्रस्ताव स्वीकृति नहीं सुन पाता है तो यहाँ कोई संविदा निर्मित नहीं हो। टेलीफोन पर संविदा में संविदा निर्माण का स्थान वह कहलाता है जहाँ प्रस्तावक को स्वीकृति प्राप्त हो तथा संविदा निर्माण में समय वह कहा जाता है जब प्रस्तावक स्वीकृति को सुनता हो। टेलीफोन पर संविदा की उपस्थिति में संविदा भी कहा जाता है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्या है? जब पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं, उपस्थिति में संविदा कहलाती, अनुपस्थिति में संविदा कहलाती, विवक्षित में संविदा कहलाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपस्थिति में संविदा कहलाती है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 102। जब स्वीकृति टेलीफोन द्वारा दी जाती संविदा किस स्थान पर पूर्ण हुई? जहां स्वीकृति सुनी जाती है या प्राप्त होती है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, वादी और प्रतिवादी टेलीफोन किया गया, क्या आप अपना मकान बेचेंगे? टेलीफोन द्वारा बताया गया न्यूनतम नगद कीमत तथा प्रतिवादी ने टेलीफोन द्वारा उत्तर दिया मकान की न्यूनतम कीमत 50,000 रुपये है। तो ये क्या संविदा नहीं है? संविदा नहीं, क्योंकि प्रथम टेलीग्राम
टेलीग्राम में वादी ने मकान का मूल्य पूछा तथा दूसरे टेलीग्राम में प्रतिवादी ने मकान का मूल्य बताया। इस टेलीग्राम में मात्र विचारों का आदान प्रदान हुआ, न कि प्रस्तावना का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। किसी विधि विशेषज्ञ का कथन संविदा लागू फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। ये खूब इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है, ये किसका? लॉर्ड स्टोवेल का है। डनलप लिम्पल वर्सेस डार लिम्पर वर्सेस डार लिम्पल के वाद में आशय सिद्धांत पर विचार करते हुए लॉर्ड स्टोवेल, किसने? लॉर्ड स्टोवेल ने संविदा फालतू समय की, स्टोवेल ने डार लिपर बनाम डार लिपर में, स्टोवेल ने मजाकबाजी, संविदा फालतू, अर्थात संविदा स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि दोनों ही पक्ष विधिक संबंध बनाते हों। वचनदाता की इच्छा पर दिया गया प्रतिफल वचन हेतु अच्छा प्रतिफल है, भले ही उसमें कोई प्रत्यक्ष लाभ ना मिला हो। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? वादी विद्यालय के प्रधानाचार्य हेतु अभ्यर्थी प्रबंध समिति ने उसकी नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पारित किया, परंतु निर्णय संसूचना उसे नहीं दी गई। एक सदस्य ने व्यक्तिगत स्तर पर उसके वचन के बारे में सूचित किया तथा चयन समिति ने अपने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया तथा वादी के संविदा भाग हेतु लाया। तो यह क्या हो जाएगा? वादी सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल द्वारा स्वीकृति नहीं, चूंकि चयन समिति ने चयन में अभ्यर्थी को संसूचित नहीं किया, इस कारण वादी सफल नहीं होगा। किसी स्वीकृति को प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के से पूर्व किसी भी समय प्रतिग्रहित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आ के जूते पर बा नामक व्यक्ति पालिश कर देता। आ दायी है क्योंकि स्वीकृत विवक्षित है। आ दायी है क्योंकि स्वीकृत स्पष्ट है। आ दायी नहीं है क्योंकि प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है। आ दायी है क्योंकि वह रेलगाड़ी में यात्रा। आ दायी है क्योंकि यह स्वीकृत विवक्षित है। आ बा के मध्य संविदा हो गई क्योंकि स्वीकृत वास्तविक होना आवश्यक नहीं, स्वीकृत विवक्षित भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट है। फिर आप नेक्स्ट आ जाओ। आ एक प्रस्ताव बा को जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा करता है। बा ऊंची आवाज़, ये खूब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। ऊंची आवाज़ में प्रस्ताव को स्वीकार करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें आ के विरुद्ध प्रस्तावना की अभिस्वीकृति की संसूचना मानी जाएगी? जब बा उत्तर देता है परंतु आ उत्तर को नहीं सुनता है। आ बा को संसूचित करता है और उसने अभिस्वीकृति की सूचना प्राप्त कर ली हो। बा द्वारा दिए गए कथन को आ सुन लेता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? बा द्वारा दिए गए कथन को आ सुन लेता है। नेक्स्ट आ जाओ। प्रॉब्लम बहुत आता कॉन्ट्रैक्ट में। एक वार्तालाप के दौरान यह कहता है कि वह ऐसे व्यक्ति को 10,000 रुपये देगा जो उसकी पुत्री से उसकी सम्मति से विवाह करेगा। उसके बाद का की सम्मति से उसकी पुत्री से विवाह करता, 10,000 रुपये की मांग करता। का द्वारा मना करने पर का संविदा भंग का दावा करता, का के विरुद्ध दाखिल करता। वाद के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही उत्तर बताइए। अब सही उत्तर क्या है? यह एक विद्यमान संविदा का निर्माण हुआ इसलिए खा सफल होगा। का द्वारा वार्तालाप के दौरान कहा गया केवल आशय इजहार है परंतु यह विधिमान्य नहीं है, अतः का सफल नहीं होगा। करार शून्य क्योंकि प्रतिफल अविद्यमान है तथा खा सफल नहीं होगा चूंकि का द्वारा किए गए व्यपदेशन के आधार पर का की पुत्री से विवाह करता है। यहाँ का एक संविदा विधिमान्य संविदा और खा सफल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी का ऑप्शन सही हो जाएगा। उक्त समस्या वार्तालाप के दौरान कहा गया है, यह कथन विधिमान्य प्रस्तावना नहीं मानी जाएगी। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि चंदा देने का वचन वचनदाता पर बाध्यकारी है यदि उस पर विश्वास करके वचनग्रहीता अपने ऊपर कोई दायित्व ले लिया? लालमन शुक्ला, गौरी दत्त, केदारनाथ, भगवान दास गिरधारी लाल और बनवारी लाल सुदर्शन। तो केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, ये केस इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या केदारनाथ गौरी मोहम्मद में क्या चंदा देने का वचन वचनदाता पर बाध्यकारी है यदि उस पर विश्वास करके वचनग्रहीता ने अपने ऊपर कोई दायित्व ले लिया। इस प्रकार न्यायालय ने इस वाद में वचनदाता विबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन वचनदाता की इच्छा पर किया गया।
और वचन हेतु अच्छा प्रतिफल भले ही उसे कोई प्रत्यक्ष लाभ ना मिला हो। तो ये किसमें? केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। वचनात्मक विबंध निम्न में से किस वाद में? वचनात्मक विबंध केदारनाथ गौरी मोहम्मद, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स बनाम भारत संघ, ए बी दोनों में। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? उपयुक्त वाद दोनों वचनात्मक विबंध है। वचनात्मक विबंध के अनुसार वचनदाता की इच्छा पर किया गया कार्य वचन हेतु अच्छा प्रतिफल है, भले ही उस कार्य में कोई प्रत्यक्ष लाभ हो या ना हो। और अर्थात यदि वचनदाता किसी वचन के आधार पर कोई कार्य किया जाता तो वचनदाता पर ऐसा वचन बाध्यकारी हो जाता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। वचनदाता वचन विबंधन को अनेक प्रकार समानार्थी कहा जाता है। नवीनीकरण, संविदा, कल्प, प्रतिफल, प्रपीड़न। तो क्या वचन विबंधन को प्रतिफल का समानार्थी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी बात को करने या न करने के संबंध में होता है। नेक्स्ट आ जाओ। एडम वर्सेल लिंडसेल के बाद में निर्धारित नियम का अनुमोदन हाउस ऑफ लॉर्ड में किया। डल्लप बनाम हिंगिस के बाद में इलियास बनाम होन्स के बाद में पावेल बनाम ली के, हाइड वर्सेस रेंज के। तो डनलप वर्सेस हिंगिस के, डनलप वर्सेस हिंगिस के बाद में डाक द्वारा प्रतिग्रहण से संबंधित है। इस प्रतिग्रहण का पत्र समय के अंदर डाक द्वारा भेज दिया गया, परंतु इस कारण एक दिन लेट हो गया। सड़कों पर फिसलन के कारण डाक गाड़ी समय के अंदर न पहुंच सकी, फिर भी प्रतिग्रहण को प्रभावशाली माना गया। उल्लेखनीय के बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड ने एडम वर्सेस लिंडसेल के बाद के प्रतिपादित नियम का अनुमोदन किया। नेक्स्ट आ जाओ। प्रतिफल के प्रति अजनबी व्यक्ति व संविदा के प्रति अजनबी दोनों ही संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकते। अंग्रेजी विधि, भारतीय विधि में संविदा के अंतर्गत प्रतिफल अपर्याप्त है, यही सही अंग्रेजी विधि के अंतर्गत प्रतिफल अपर्याप्त है, प्रतिफल शून्य है। नेक्स्ट आ जाओ। जहां बंटवारे के समय पारिवारिक समझौता के दौरान यह व्यापक व्यवस्था की गई कि माता को भरण पोषण दिया जाएगा, तो यह संविदा क्या होगी? विधिमान एवं परिवर्तनीय होगी। नेक्स्ट आ जाओ। आ अपना मकान 5 लाख रुपए में विक्रय करने का प्रस्ताव बा को एक पत्र लिखकर करता है। इस पत्र की प्राप्ति के पूर्व ही बा एक पत्र आ को लिखकर यही मकान 5 लाख रुपए में क्रय करने का प्रस्ताव करता है। इस परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविदा पूर्ण है, क्योंकि दोनों में क्या समान शर्तों का सहमत। आ के विकल्प पर शून्यकरणीय एक करार अस्तित्व में आ गया है। बा के विकल्प पर शून्यकरणीय एक करार अस्तित्व में आ गया है। कोई भी करार सृजित नहीं हुआ, क्योंकि दोनों की ओर से प्रस्ताव है, किसी ओर से स्वीकृति नहीं है। तो ये हो जाएगा डी, क्रॉस ऑफर इसमें हो जाता है। प्रस्तुत समस्या में प्रस्ताव का क्रॉस ऑफर से किया गया। प्रस्तावना की विधिक स्वीकृति है तो आवश्यक है कि पहले प्रस्तावना का ज्ञान हो, तत्पश्चात उसे प्रतिगृहित किया जा सके। उक्त समस्या में प्रस्तावना की संसूचना नहीं हुई, अतः कोई भी करार सृजित नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ने प्रस्ताव को स्वीकृति किसी ओर से नहीं दी। अब नेक्स्ट आ जाओ। ए ने कुछ निश्चित इंडिगो बेचने का प्रस्ताव बी के ऑफिस में छोड़ दिया। वह उसे उत्तर देने, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर देने में के लिए 8 दिन दिए और चौथे दिन ए ने अपने प्रस्ताव को रद्द कर दिया। बी ने उसे 5वें दिन स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव को खुला रखने का वचन क्या है? संविदा को पूर्ण करता, अधूरा करता, शून्यकरणीय, प्रतिफल के समर्थन के बिना शून्य है। ये खूब इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ये क्या? उक्त समस्या एल्फ्रेड सोनलॉक बनाम मुथुन्ना रेड्डी के बाद में इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि प्रस्तावना के एक निश्चित समय के लिए खुला रखने का वचन जब तक किसी प्रतिफल के बदले ना हो शून्य होता, अतः प्रस्ताव का खुला रखने का वचन प्रतिफल के समर्थ के बिना शून्य है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या? ए ने 100 रुपये के 100 शेयर के आवंटन बी कंपनी में आवेदन किया। नियमित समय के अंदर ए के पते पर आवंटन का एक पत्र पोस्ट किया गया, किंतु वह पत्र ए को कभी नहीं मिला। तो आवंटन के पत्र में संविदा पूर्ण करता, संविदा पूर्ण नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाओ।
संविदा शून्यकरणीय, संविदा शून्य, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संविदा पूर्ण हो जाएगा। भगवान दास गिरधारी लाल में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया संविदा उसी क्षण पूर्ण हो जाती है जब प्रतिग्रहण संचरण के अनुक्रम में डाल दिया जाता है। अतः निश्चित समय के ए के पते पर आवंटन का पत्र पोस्ट करना संविदा पूर्ण करता है, चाहे ए के पास पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो। संविदात्मक संबंध का अर्थ क्या है? संविदात्मक संबंध एक संविदा पक्षकारों के बीच की संविदा, एक संविदा पक्षकारों के बीच संविदा, एक संविदा व्यक्तिगत प्रमाण पत्र, केवल व्यक्तिगत प्रपत्र की ही संविदा हो सकता है। संविदा की अभिव्यक्ति सामान्य और युक्त तरीके से हो जाती है। तो संविदात्मक संबंध का अर्थ है कि संविदा ऐसे पक्षकारों की वैध संविदा के अर्थ है जो व्यक्ति को क्या संविदा का पक्षकार नहीं होते हुए भी संविदा को परिवर्तनीय हेतु वाद नहीं लाया जा सकता। संविदा संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया ट्विनले वर्सेस एटिकन, टडले वर्सेस पूले, क्रो वर्सेस रोगर, जॉर्डन वर्सेस जॉर्डन। तो ट्विनले वर्सेस एटिकन, टुंडे वर्सेस एटिकन के बाद में। नेक्स्ट आ जाओ, इसका डिटेल पढ़ लो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। टुडले वर्सेस एटिकन के बाद में सर्वप्रथम संविदा संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यह वाद उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया जो संविदा व्यक्ति का पक्षकार नहीं है वह संविदा परिवर्तन कराने के लिए न्यायालय में वाद नहीं ला सकता, भले उसे संविदा का कोई लाभ के लिए हो। इंग्लैंड में संविदा में अपरिचित व्यक्ति प्रतिफल से अपरिचित दोनों ही व्यक्ति संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकते। भारत में संविदा से परिचित व्यक्ति संविदा के परिवर्तन हेतु वाद नहीं ला सकता, परंतु केवल प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति संविदा के परिवर्तन हेतु वाद ला सकता है। नेक्स्ट क्या है? संविदा संबंध के सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन से वाद में कौन सा वाद है? किसके? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेशन वर्सेस वो दुर्गा प्रसाद बलदेव। और कौन सा केस है? डनलप बनाम हिंगिस और डनलप न्यूमेरिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। तो डनलप न्यूमेल कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज, डनलप न्यूमेरिक टायर वाला संविदा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित। किससे? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संविदा के लिए अजनबी व्यक्ति वाद ला सकता है, प्रतिफल के लिए संविदा अजनबी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति वाद ला सकता है यदि वह संविदा के लिए पक्षकार है। एक व्यक्ति जिसको प्रतिफल नहीं दिया गया ये वह वाद नहीं ला सकता। तो कौन ला सकता है? प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति वाद ला सकता है यदि वह पक्षकार होगा। तो ये देखो, ये पढ़ लो, ये क्या है? संविदा संबंध का गुप्तता के सिद्धांत के अनुसार अजनबी व्यक्ति तीसरा पक्षकार संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता, परंतु यदि तीसरा पक्षकार संविदा में हितभक्त है तो संविदा के लिए वाद ला सकता है। वैकेंटा चिन्नैया बनाम वैकेंटा रमैया, चिन्नैया वर्सेस रमैया का वाद। मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि प्रतिवादी संविदा के परिवर्तनीय करार कर सकता क्योंकि यह माँ द्वारा दिया गया प्रतिफल यथेष्ट था, माँ द्वारा दिया गया प्रतिफल यथेष्ट था। अब नेक्स्ट आ जाओ, एक व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है परंतु उस संविदा के लिए प्रतिफल कुछ हित है। संविदा का परिवर्तनीय नहीं करा सकता, संविदा का परिवर्तन करा सकता, कुछ अपवादों के अधीन संविदा का परिवर्तन करा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है परंतु उसका संविदा के प्रतिफल में कुछ हित एवं संविदा परिवर्तन करा सकता। वेंकट वर्सेस चिन्नैया के राज्य में मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संविदा को परिवर्तित करा सकता क्योंकि वह उसके हित के लिए प्रतिफल दिया गया था। अब नेक्स्ट आ जाओ, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत। पक्षकारों को संविदा की निजता बनाए रखनी चाहिए, संविदा को मुख्य उद्देश्य कायम रखना चाहिए, केवल संविदा के पक्षकार ही उसका दावा कर सकते हैं, केवल पक्षकार ही जानते हैं कि संविदा किन परिस्थितियों में, तो पक्षकार ही दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, संविदा की गुप्तता के सिद्धांत का सही अर्थ है कि केवल संविदा के पक्षकार ही उस संविदा का
दावा कर सकते हैं, अर्थात जो संविदा के पक्षकार नहीं है ना तो उसे संविदा के पालन के लिए वाद ला सकता, ना ही उस पर वाद लाया जा सकता। आंग्ल विधि के सुस्थापित सिद्धांत का अवधारण टुंडले वर्से एटिकन के वाद में किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट, टुंडले वर्से एटिकन भी इम्पॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के समर्थन या विरोध में कोई उपबंध भारतीय संविदा अधिनियम में नहीं किया गया। प्रिवी काउंसिल जमुना दास बताम नामोतार वाला केस भी इम्पॉर्टेंट। भारतीय विधि में इस सिद्धांत को लागू किया, इसमें संविदा का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। एक्स एक होटल के एक कमरे में किराए पर लेता है और 1 माह किराए के अग्रिम भुगतान कर देता है। वह कमरे के अंदर जाता है तो एक सूचना देखता है कि होटल का मालिक सामान खो जाने की चोरी हो जाने के लिए दायी नहीं होगा जब तक कि सामानों में प्रबंधक के पास जमा न किया गया होटल का कर्मचारी की लापरवाही के कारण एक्स का सामान चोरी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पढ़ो क्या कहता है। होटल का मालिक दायी नहीं होगा क्योंकि एक्स को नोटिस दे दी गई थी। होटल का मालिक कर्मचारी लापरवाही के लिए दायी नहीं होंगे। होटल का मालिक दायी होगा क्योंकि नोटिस संविदा पूर्ण हो जाने के बाद की गई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सी हो जाएगा। प्रस्तुत समस्या होटल के मालिक एक्स के सामान चोरी हो जाने के लिए दायी होगा क्योंकि एक्स को संविदा होने के बाद कमरे में लगी हुई नोटिस की जानकारी हुई थी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। मधुकांत पाठक बनाम झारखंड राज्य थ्रू विजिलेंस कंपनी का फैसला झारखंड उच्च न्यायालय ने 2017 में, तो ये किससे संबंधित? टेंडर से संबंधित है। किससे? टेंडर से। नेक्स्ट आ जाओ। मैग्रेगर बनाम मैग्रेगर का वाद किससे संबंधित है? संविदा का आशय से संबंधित। मैग्रेगर संविदा से आशय से। विक्स बनाम वाइल्ड का वाद किससे संबंधित है? प्रतिफल से संबंधित। किससे? प्रतिफल से संबंधित है। क्यूरी बनाम हेडरसन बनाम ट्यूवेंसन। समान प्रस्ताव। क्यूरी बनाम मीसा, ये खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट। क्यूरी बनाम मीसा किससे? युक्तियुक्त सूचना से संबंधित। क्यूरी बनाम मीसा युक्तियुक्त सूचना से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ। सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम। असंभवता का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट। असंभवता का सिद्धांत, इसको ऐसे कर लो, असंभवता का सिद्धांत। तो ये असंभवता। राजरानी बनाम प्रेम आदिप। ये अवयस्क, ये गलत दिया है, ये अवयस्क द्वारा करार है। ठीक है, अवयस्क द्वारा करार है। सत्यव्रत घोष बनाम, फिर ये राजरानी बनाम प्रेम आदिप। एंटोरेस बनाम माइल्स। ये एंटोरेंस बनाम माइल्स किससे संबंधित है? स्वीकृति से संबंधित है। हार्वे बनाम पैसी, प्रस्तावना के लिए आमंत्रण। सत्यव्रत घोष मंगनी राम, असंभवता। राजरानी आवश्यकता। अब आ जाओ आप, आज का लास्ट पेज है, ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। ये अभी ये कई पार्टों में, मैं इसे 3 या 4 पार्ट लगेंगे इसको कंप्लीट करने में क्योंकि कॉन्टेक्ट थोड़ा बड़ा है। एडोरेंस लिमिटेड बनाम माइल्स बनाम फास्ट ईस्ट कॉर्पोरेशन। स्वीकृत की संसूचना। हार्वे बनाम पैसेंसी, प्रस्थापना के लिए आमंत्रण। अब नेक्स्ट आ जाओ। प्रस्थापना के लिए आमंत्रण। आफ्ट्रान रूलर्स काउंसिल बनाम पावेल। पूर्वकालिक संविदा होचेस्टर बनाम डीला टूअर। प्रस्तावना हार्वे बनाम फैंसी। विविच्छित पेंसा लेलेस बनाम सील। तो इसका क्या? प्रस्तावना के लिए आमंत्रण अभी बनाए, हार्वे बनाम फैंसी। और फिर उसके बाद पूर्वकालिक संविदा किससे? होस्टर बनाम डीला टूअर। और प्रस्थापना के लिए क्या बोलते हैं? प्रस्थापना लेसी बनाम सील का बाद। विवक्षित आफ्ट्रान बनाम रूरल। तो इसको पढ़ लो। प्रस्थापना के लिए हार्वे बनाम फैंसी। पूर्वकालिक संविदा होचेस्टर डीला टूअर। प्रस्थापना लेसी बनाम सील। विवक्षित संविदा आफ्टान रूरल डिस्ट्रिक्ट।
अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अंतःक्षेपी असंभवता, अंतःक्षेपी असंभवता ये किससे, विफलीकरण से है। प्रतिफल, प्रतिफल किससे संबंधित है, प्रतिफल संबंधित है 100% से। सद्भाव किससे संबंधित है, गुड फेथ किससे संबंधित है, गुड फेथ किससे संबंधित है, परम परम विश्वास से। डनलप न्यू टायर कंपनी किससे, संविदात्मक संबंध से। नेक्स्ट आ जाओ। अंतःक्षेपी, देखो अंतःक्षेपी विफलीकरण से, प्रतिफल 100% से, सद्भाव परम विश्वास से, और डनलप न्यूमैरा संविदात्मक संबंध से। नेक्स्ट आ जाओ। टिन वर्सेस हाफमैन एंड कंपनी, टिन वर्सेस हाफमैन एंड कंपनी, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रति प्रस्ताव हो जाएगा। फिशर बनाम बेल, फिशर बनाम बेल, तो ये क्या हो जाएगा, कीमत के लिए टोकन, कीमत के लिए टोकन। कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक, कार्लिन वर्सेस प्रस्ताव के लिए, कार्लिन वर्सेस जनसाधारण के लिए प्रस्थापना। हार्वे बनाम फैंसी, हार्वे बनाम फैंसी, हार्वे बनाम फैंसी किससे क्या हो जाएगा, प्रस्थापना के लिए आमंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये क्वेश्चन कल करा देंगे, उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें, लोगों में शेयर कर दें, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू।